अस्सलाम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी आज हम नवंबर 2019 पेपर 23 का क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन प्योरली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स के हम क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, लेकिन सब प्रॉपर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने। और एक मैं ऐसा क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनवाई थी। S Limited is a private limited company. The directors have extracted the following information at 30 September 2019. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में ना हमेशा पहले ट्रायल बैलेंस को केयरफुली देखें। एक हद तक आइडिया हो जाता है क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है। और आपको ये सिली मिस्टेक से भी बचा सकते हैं। 6% डिवेंचर्स 2021-2022, और हमारा 2019 चल रहा है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंसेस दिए हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज इनवर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड। इन्वेंट्री 1 अक्टूबर 2018 ओपनिंग इन्वेंट्री है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अगर इसकी डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, इसका डेप्रिशिएट नहीं होता। मोटर व्हीकल्स कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी ईयर बिगनिंग की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब ये अभी करंट ईयर की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेजेस, रिटेन अर्निंग, रिटर्न इनवर्ट्स, रेवेन्यू, शेयर कैपिटल ऑर्डरली शेयर्स ऑफ $1 each, शेयर प्रीमियम, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, वेजेस एंड सैलरीज। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अभी हमारी डिफरेंट एडजस्टमेंट दी हुई है। The value of inventory at 30 September 2019 was at 73,100 at cost. The directors now wish to write off 2,000 in respect of damaged items. Purchase of new office equipment of 6,000 had been posted to distribution cost in error. तो पहले इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट इजी, हम इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर 2000 की इन्वेंट्री टोटली डैमेज हो चुकी है और ना उसकी ना कोई एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस या एनआरवी भी नहीं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं दी हुई, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ले लिया, तो उस समय नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। और अगर एक और चीज आप लोग देखें, ऑफिस इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 15% per annum using the RPE reducing balance method. Depreciation is to be charged to administrative expenses. तो ऑफिस इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है। अच्छा, लिमिटेड कंपनी की ना ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट समराइज बनती है। ओ लेवल या आईजीसी ऐसी की अकाउंटिंग में जिस तरह सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है, वैसे ही कंपनी की भी बन जाती है। लेकिन एक्चुअल लिमिटेड कंपनीज भी, और यहाँ ए लेवल्स में, चाहे एएसओ चाहे टू, समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनती है लिमिटेड कंपनीज की। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वो पूरी सोल ट्रेडर की तरह सेक्शन नहीं बनाना है, उसकी रफ वर्किंग करनी है, उसके लिए उसने आपको जगह दी है, सेक्शन दी है, और इसमें से फाइनल वैल्यू लेके जानी है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासिफाई होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक्सपेंसेस आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ की वेजेस एंड सैलरीज हैं। जो नॉन करंट एसेट एडमिनिस्ट्रेशन यूज करी, उनका डेप्रिसिएशन, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, अगर वो रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ना, एक तो ये कि बिजनेस जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स की। फॉर इंस्टेंस एक मैन्युफैक्चरर है तो उसके कस्टमर डायरेक्टली फैक्ट्री से तो जाके नहीं खरीदेगा गुड्स। जैसे यहाँ लकी सीमेंट की फैक्ट्री जो कराची से बाहर है, तो हम वहाँ फैक्ट्री में तो जाके नहीं सीमेंट लेंगे ना। तो ऑब्वियसली जो लकी सीमेंट है वो एक एफर्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से
मार्केट्स में कस्टमर के लिए सीमेंट अवेलेबल होगा, तो वहाँ फैक्ट्री से वहाँ मार्केट से ट्रांसपोर्टेशन करवानी पड़ेगी, उस व्हीकल का डेप्रिसिएशन होगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होगी। और हो सकता है वेयर हाउस भी से कोई मेंटेन करे सिटीज़ में। पहले फैक्ट्री से वेयर हाउसेज से पहुंचे, उन वेयर हाउसेज से होलसेलर्स और ट्रेड रिटेलर्स को जो है वो सीमेंट ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। कभी कभी वो डायरेक्टली बता भी देते हैं कि फलाना एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी कोई एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन में। एट टाइम्स आपको वो हिंट देगा, तो आपको उससे अंडरस्टैंड करना होगा वेदर एन एक्सपेंस विल बी एडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफिस, ये जो नया ऑफिस इक्विपमेंट है इसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकलेगी, और ये जो पुराना ऑफिस इक्विपमेंट है इसकी नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलेगी, तो ये हम कर लेते हैं। तो जो पुराना है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इस पे 15% लग जाएगा, और जो 6,000 का ऑफिस इक्विपमेंट न्यू हमने लिया है उस पे भी 15% लग जाएगा। 68,700 माइनस 32,300, तो ये हो गया 36,400। तो इसका डेप्रिसिएशन टोटल आएगा इक्विपमेंट का 6,360। और डिस्ट्रीब्यूशन अभी 6,000 माइनस करेंगे, तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की एडजस्टेड फिगर निकालूंगा ये उसी वक्त एडजस्ट करूंगा। अब है मोटर व्हीकल्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 20% per annum using the straight line. The estimated residual value of the motor vehicles is 20,000. Depreciation is to be charged to distribution cost. अब नॉर्मली तो मैं स्ट्रेट लाइन में रेट दिया हुआ तो हम कॉस्ट पे लगा देते। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसने आपको रेट भी दिया है, उसने रेसिडुअल वैल्यू भी दी है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस से मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट हो रही होती तो हम रेसिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर देते। लेकिन यहाँ दोनों दिए हुए, तब क्या करें? तो ये मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 84,600, उसमें से ही रेसिडुअल वैल्यू माइनस होगी, और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर ये रेट लगेगा। और एडिशन या डिस्पोजल हुआ नहीं है, तो 84,600 पे ही हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आ गया 12,920। इसके बाद देयर वाज एन एडिशनल एक्रूअल फॉर वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी चार्ज 70% टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड 30% टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेजेस एंड सैलरीज को हमें एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर क्लासिफाई करना है। ये करने से पहले अगर ऐसे किसी एक्सपेंस का एक्रूड या प्रीपेड दिया हुआ है तो पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे, और फिर जो हमारी फाइनल या एडजस्टेड या करेक्टेड फिगर होगी वेजेस एंड सैलरीज की, उसको हम एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में 54,900 है, जो कि बैंक की फिगर है, और ये ईयर एंड का उसने एक्रूड दिया हुआ है 1,700, ये ऐड हो जाएगा। 56,600। अब इसको जब मैं एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग करूंगा तो इसका मैं 70 और 30% उसी वक्त कैलकुलेट कर लूंगा।
सिक्स को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर हम सिक्स को इग्नोर ना भी कंसिडर करें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तक तो हमारी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट लेनी होती है हमें। एट 30 सितंबर 2019 देयर वाज एन एडिशनल प्री पेमेंट ऑफ 4800 फॉर एडमिन। तो ये एडमिन में हम डायरेक्ट प्री पेमेंट एडजस्ट करेंगे। द डायरेक्टर्स विश टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल टू 2% एट 30 सितंबर 2019 एंड इंक्लूड इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, ये क्रिएट करने से पहले देख लो उसने ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। सो फार आप देख सकते हैं किसी भी ओपनिंग बैलेंस के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंशन नहीं है, और उसने दिया हुआ भी नहीं, आप तो खुद देख सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहा है, और ना ही इसमें कोई इरिकवरेबल या बैड डेट का इशू है, तो वो भी टेंशन नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स है 86,500, इस पे 2% हम लगा देंगे। तो ये है 1730। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी एडजस्टेड फिगर निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाए हमेशा। पहले सारी वर्किंग्स कर लें, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस तो हार्डली 5 मिनट्स पे बन जाएगी। पहले जैसे हम एक एडमिन की वर्किंग कर लेंगे। तो एडमिन की जो ट्रायल बैलेंस पे फिगर दी हुई है ये है 63810। इस पे हम फिर जो वर्किंग्स है वो डिफरेंट फिगर्स है प्लस माइनस करेंगे, तो टोटल एडजस्टेड फिगर आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। ये पीएफडी आ जाएगा इसमें, और वेजेस एंड सैलरीज का 56,600 का 70%। तो ये हो गया 39620। और 6360 डेप्रिसिएशन है उसकी ऑफिस इक्विपमेंट की, वो आ जाएगी। और उसने 0.7 में प्रीपेमेंट दी हुई थी 4800 की, वो माइनस हो जाएगी। तो अब हमारी एडमिन की एडजस्टेड फिगर आ जाएगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 63810 प्लस 1730 प्लस 39620 प्लस 6360 माइनस 4800। 63810 1730 39620 60 बाय 4800, तो ये आ गया 106720 एडमिन। इसी तरह कुछ हम यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रायल बैलेंस पे फिगर है 49330। अब इसमें पहले हम वेजेस एंड सैलरीज का 30% ले लेते। तो ये आ जाएगा 16980। अच्छा, तो 6000 में अननेसेसरीली हमने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट ले ली थी, वो माइनस होगी। और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन ले लेंगे यहाँ।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी एडजस्टेड फिगर आ जाएगी हमारी। तो 49330 प्लस 16980 माइनस 6000 प्लस 12920, 73230। इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी एक एडजस्टेड फिगर निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री है 62,500, परचेजेस है 392। यहाँ क्योंकि वर्किंग है इसलिए मैं यहाँ एब्रीविएशंस में लिख रहा हूँ। कैरेज इनवर्ट भी आएगा यहाँ 3600। परचेज रिटर्न है नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। जो हमने वहाँ करेक्टेड निकाली थी 71,100, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी एडजस्टेड फिगर आ जाएगी। और नेट रेवेन्यू भी हमें निकालना होगा क्योंकि वहाँ डायरेक्ट से रेवेन्यू की फाइनल फिगर लेनी है। हम सेल्स रिटर्न यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ इनकम स्टेटमेंट में। तो उसने रेवेन्यू दिए 764570, 764570 माइनस रिटर्न इनवर्स 3470। 761,100। तो हमारी सारी वर्किंग्स हो गई हैं। तो फिलहाल हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तब तक इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते। रेवेन्यू है हमारा 761,100, उस पे से कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे ही माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 387340, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 373760। अब इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। 73। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काट देंगे और ये इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं, तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा।
193810। अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जैसे किसी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर का क्लोथ प्रोड्यूस करके क्लोथ सेल करना काम है, तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाएगा, यानी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से। अब इस पे से हम इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा जाके। और उसने टैक्स के बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना उसने खुद दिया टैक्स की रो दी है, इसका ना टैक्स नहीं है इसमें। अब इंटरेस्ट के लिए ना हम सिर्फ ये डायरेक्ट इंटरेस्ट पेड नहीं उठा लेंगे। उसने ये डिजिटल फॉर्मेशन में भी कुछ बताया, इंटरेस्ट पेड डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड इंक्लूडेड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड टू 30 जून 2019। और आप लोग देख सकते हैं हमारा ईयर सितंबर में एंड हो रहा है, इसका मतलब जुलाई से लेके सितंबर तक 3 मंथ्स अनपेड है, यानी डिबेंचर का 3 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड है इसमें। और तो इस केस इसका मतलब ये होगा कि जो इंटरेस्ट पेड है वो एनुअल इंटरेस्ट से कम होगा, नॉर्मली यही होता है। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं 68,000 का 6% निकालूं तो इंटरेस्ट 4080 बन रहा है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट पेड है वो इससे ज़्यादा है। तो अगर वो नीचे कह रहा है कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड है, जो मैं खुद अंडरस्टैंड करना था, तो फिर इंटरेस्ट पेड एनुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इनिशियली मुझे भी ये लगा था कि शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है इन्होंने, जो सिर्फ 5% चांस होता है कि क्वेश्चन में ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलती इनसे हो जाती है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। और ये भी आप लोगों ने बिजनेस पे भी ये पढ़ा होगा, या वैसे अकाउंट्स पे भी अगर पढ़ा होगा कि ओवरड्राफ्ट कैरीज हाई इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट पेड है, इसे डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो हमें सिंपली सिर्फ क्या करना है कि हम डिबेंचर का 3 मंथ्स का वो एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एनुअल इंटरेस्ट इसका 4080 है, अगर 4080 को मैं डिवाइड बाई 12 करूं और मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, डिवाइड बाई 12 से एक महीने का आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो 3 मंथ्स का एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो 1020 है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट पेड दिया हुआ 8160 में अब एक्रूड ऐड कर दे, हो गया 9180। या माइनस कर दे, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 184630। तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की रिक्वायरमेंट थी, ये है। वर्किंग की भी इसने काफ़ी एक्सटेंसिव जगह दी है। अब सबसे पहले देखिए, मैंने ये ऑफिस इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या पीएफडी है, उसका बैलेंस शीट ही निकाल लिया। और ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट पे भी हमें करेक्शन करनी, क्योंकि 6000 की कॉस्ट हमने इसमें ऐड करने के बजाय हमने डिस्ट्रीब्यूशन में ले ली थी। तो ये आ जाएगा 74,700। इसी तरह मोटर व्हीकल्स की भी पीएफडी सीटी निकालेंगे हम। तो इसका दिया हुआ 38760। तो उसमें 12920 ऐड हो जाएगा।
51680 PFD-CD-MV। इसके अलावा रिटेन अर्निंग की भी वर्किंग होगी, क्योंकि देखिए अगर हमने एडजस्टमेंट सभी करके प्रॉफिट निकाला है तो ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस ही होगा। एट टाइम्स वो डेट्स के साथ लिख भी देता है कि ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम एक रिटेन अर्निंग का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग है 69,700। उस पर जो हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला है वो हम ले लेंगे। और तो उसने कुछ दिया नहीं, ना कोई बोनस इशू वगैरह हो रहा है, ना उसने कोई वो डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो बस प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हो जाएगा 184,630, 254,330। और एक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी हम उसी में वर्किंग कर सकते हो, तो ये कुछ वर्किंग्स मैंने कर दी हैं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं, ना शेयर प्रीमियम में कोई चेंज आया, तो उसके लिए वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी एसएफपी बनाई थी, उस पर सिर्फ एसएफपी रिक्वायर्ड थी अपार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशंस ऑफ कंपनी, तो ताकि थोड़ा रिकॉर्डिंग का टाइम कम हो जाए। तो ये 220,000 है। इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही, तो उसकी यही नेटबुक वैल्यू भी हो जाएगी। मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, वो 84,600 ही हो जाएगी। इसी तरह उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 51,680 है। तो 84,600 माइनस 51,680, तो ये हो गया 32,920। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट हमने अपडेटेड निकाली है, तो 74,700। और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 38,660 है। तो ये हो गया 36,040। 288,960। इन क्लोजिंग इन्वेंट्री 71,100 है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होगा, हमें ट्रायल बैलेंस पे दिए हुए 4,400। इस पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्री पेमेंट दी हुई है ना एडमिन की, वो ऐड करा देंगे 4,800। बस दो प्री पेमेंट्स हैं इसमें, तो ये 9,200 हो जाएगा। ट्रेड रिसीबल में भी ज़्यादा काम नहीं है, उस पर से पीएफडी माइनस होगी 86,500। इसमें से ये 17 पीएफडी हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 84,770। बैंक कैश और बैंक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है।
अभी हम नॉन करंट एसेट को करंट एसेट के टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो 288,960 प्लस 165,070, 288,960 प्लस 165,070, तो है 554,030। अच्छा, ट्रेड पेबल्स ने ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है 48730। एक्रूड हमें ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है 2480। फिर एक एक्रूअल वेजेस और सैलरीज का है 1700 का। और फिर इंटरेस्ट का भी एक्रूड है 1020। तो ये दो ऐड हो जाएंगे इसमें, तो हो जाएगा 5200। बैंक ओवरड्राफ्ट 12770। 66,700। डिबेंचर इस पे नॉन करंट लाइबिलिटी ही है तो ये 68,000 आ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, उसका 50,000 एज इट इज आ जाएगा। शेयर प्रीमियम में भी इवन कोई चेंज नहीं आया, उसके 15,000 एज इट इज आ जाएंगे। और रिटेन अर्निंग का मैंने क्लोजिंग बैलेंस खुद निकाला है तो 254,330। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इक्विटी का टोटल आ जाएगा 319,330। अब हम करंट लाइबिलिटी को, नॉन करंट लाइबिलिटी को और इक्विटी को ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटी लाइबिलिटी आ जाएगी 66,700 प्लस 68,000 प्लस 319,330। और ये हमारे टोटल एसेट के इक्वल आनी चाहिए, जो भी मैंने ऊपर ही ये सेव हुआ हुआ है अभी भी 454,030। यही टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी की फिगर आनी चाहिए। इसका नाम नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट बनाइए। ये प्रीवियस वीडियो में एक बार करके दिखा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैंने गाइड किया था, इसलिए मैं इसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करूंगा पार्ट सी को, क्योंकि प्रीवियस वीडियो से सिमिलर है। अब इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली आपका एक टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी, वो इसमें टेस्ट हो रहा है और ये A2 में भी टेस्ट होता है। जैसे रिसेंट कुछ कैश फ्लो का क्वेश्चन है, उसमें उसने आखिर में डिविडेंड पॉलिसी का ये डिस्कस एडवाइस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्पाइट हैविंग मेड सब्सटेंशियल प्रॉफिट फॉर द ईयर, the directors are concerned that the shareholders have not received any dividends. They are considering two options: paying the shareholders a dividend of 0.5 per share, making a bonus issue of one ordinary share for every two share held. Advise the directors on which option they should choose. Justify our answer. अब इसमें कि डिविडेंड देना चाहिए यानी इस पे थोड़ी बात करनी होती है, और अगर डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है तो वेदर इट्स अप्रोप्रिएट टू गिव बोनस इशू और नॉट। तो ये डिविडेंड पॉलिसी पे क्वेश्चन सेट है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे डिविडेंड और बोनस इशू की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगर दोनों डिफरेंट हो तो उस पर थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेशन करने का उसने डेटा दिया है तो बेटर है कि एक्स्ट्रा माइल जाके आप लोग कैलकुलेशन करें। एट टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन के मार्क्स भी होते हैं।
तो डिविडेंड निकाल लेते, देखिए पर शेयर डिविडेंड 0.5 है, और एक नंबर पार वैल्यू उसमें 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी पे 50,000 हो जाएंगे, तो ये है 25,000। इसी तरह बोनस इशू को भी चेक कर लेते। करंट शेयर्स हमारे 50,000 है, 1 for 2, इसी पे लग जाएगा। 50,000 को 1/2 लगाए तब भी 25,000 शेयर्स आएंगे, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बोनस इशू पार वैल्यू में होता है, और इस क्वेश्चन में पार वैल्यू 1 है, तो दोनों की वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की वैल्यू सेम बन रही है। अब देखिए प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, और डिविडेंड कंपलसरी भी या ऑप्शनल होता है पे करना, या कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन में होता है पे करना, तो इसको पे करके अपनी लिक्विडिटी खराब करना भी वर्थ इट नहीं है। तो हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखेंगे, आपको उसकी कंपनी की लिक्विडिटी या कैश पोजीशन भी चेक करनी है, क्योंकि इवेंचुअली तो फिर वो कैश से दिया जाएगा डिविडेंड। और लिमिटेड कंपनी की क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन ठीक ठाक होती है, तो उसको ऑब्वियसली हमेशा प्रॉफिट और कैश में मैसिव डिफरेंस होता है। तो उस पर बुलेट्स में थोड़ा पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। डिविडेंड डिस्क्रिशनरी होते पे करना। वेर एज बोनस इशू की अगर हम बात करें, तो हमारे पास देखिए शेयर प्रीमियम है 15,000 का, और रिटेन अर्निंग का भी मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, तो वो इससे जरा ज्यादा है। तो हमारे पास शेयर प्रीमियम भी रिटेन अर्निंग भी, तो हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स है दैट वी कैन अंडरटेक बोनस इशू, और बोनस इशू की वजह से हमारी लिक्विडिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन डिविडेंड का अगर आप अगेन जा रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट भी बताना है, इट इट विल मेक शेयर होल्डर्स हैप्पी और सेटिस्फाइड।
बोनस इशू से वक्त ही सेटिस्फाई ऑब्वियसली किया जाता है शेयर होल्डर्स को इफ इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे कैश डिविडेंड्स। लेकिन बोनस इशू में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बढ़ जाएंगे तो उससे मार्केट शेयर प्राइस रिस्क ऑफ डिक्रीज इन शेयर प्राइस। क्योंकि अभी लिक्विडिटी का इसका इशू है तो उसे बोनस इशू ही इसके लिए बेटर ऑप्शन है। और देखिए क्योंकि कंपनीज भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैरी होती है इनकम स्टेटमेंट में, इसलिए सीआई ने 2023 से चेंज कर दिया है। और अब देखिए लिमिटेड कंपनी है सफायर टेक्सटाइल मिल, तो उसका देखिए समराइज इनकम स्टेटमेंट है। अब जैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूशन है एडमिन की डिटेल देखनी है तो वो नोट नंबर में जाके देख सकता है, किसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल देखनी है तो वो नोट 33 में जाके देख सकता है। The question required can you prepare the income statement for the year taking out of various adjustments. The majority of candidates were able to correctly make adjustments of more routine issues, but less well prepared candidates were unable to correctly account for the adjustment to closing inventory, जो कि बहुत ही easy थी. In the expenses section, most candidates correctly calculated all the depreciation charges, though many did not adjust for accrued finance cost. Almost all candidates provided good comprehensive working. तो उसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी. Both the content and the presentation of the statement was good from the well-prepared candidates. Less well-prepared candidates struggled with the various adjustments required, and often the presentation was not in an acceptable format for a limited company. Acha, to choose between making a bonus issue of shares or paying a dividend to shareholders. Majority of candidates found this to be challenging. Most responses were very vague with little relevant development. Few candidates referred to the fact that the company already had a bank overdraft and that the dividend would involve a cash outflow. देख ले, तो जो उसकी सिचुएशन उससे भी लिंक करना था. सिमिलरली फ्यू कैंडिडेट्स रेफर टू द फैक्ट दैट द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड्स इज डिस्क्रिशनरी. तो क्योंकि प्रॉब्लम के डिविडेंड पॉलिसी सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो अब अगर आप एंडोर्स टेक्स्ट बुक में देखेंगे जाके तो वहां से पता चलेगा जाके कि डिविडेंड पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. इसलिए मेजोरिटी को ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप थोड़ा डिविडेंड पॉलिसी ढंग से पढ़ के गए हैं. अल्लाह हाफिज.